नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका पवन सर आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 की मैथ और उसका चैप्टर फर्स्ट की आज मैं कराऊँगा, जिसमें वास्तविक जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और उस चैप्टर का आज मैं 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 कराऊँगा और आप उसे पढ़ेंगे और जो कुछ भी समझ में ना आए वो आप हमें कमेंट करेंगे, जिसका हम आपको हल कर देंगे। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पर। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग बुक लेके बैठें, क्योंकि मेरे पास अभी एलईडी बोर्ड नहीं है। मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पर ही कराऊंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। मैं क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन लिख के आपको डायरेक्ट कराऊंगा। तो आप सभी लोग से गुजारिश है मेरी कि आप लोग अपनी बुक लेके बैठें। प्रश्नावली 1.1 कहती है, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। तो इसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है? तो आप देखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका 140। हम इसको हल कैसे करें, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, अब मैं आपको बताता हूँ उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 0 है या 0 है तो वह संख्या मिनिमम संख्या से कटेगी, यानी 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। अगर वो सम है तो, अगर इवन है तो 3 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, ठीक है? तो हम पहले इसको 2 से काटेंगे और सरल करेंगे इसे, ठीक है? हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 70, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ फिर से। ऐसे करते हैं सरल, ठीक है? 2 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है? और ये 0 14 और ये 0 बचा, इस 0 को नीचे उतार देंगे, इस 0 को ही ऊपर उतार देंगे, ठीक है? क्योंकि जो 0 नीचे बचेगा, 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए 0 को 0 रख देते हैं वहीं पर, ठीक है? तो ऐसे ही हम आगे भी प्रक्रिया करेंगे इसकी। अब हम देखते हैं किससे कटती है। लास्ट में 0 अभी भी आ रहा है, मतलब ये 2 से कटेगी, 2 से 35 बार, ठीक है? अब ये लास्ट में हमारा ऑड नंबर आ रहा है, यानी विषम संख्या आ रही है, ठीक है? तो अब ये 2 से नहीं कटेगी। तो हम इसको किससे काटे? अब इसको हम सब विषम संख्या से काटेंगे। विषम संख्या कौन सी होती है? 3, 5, 7 और 9। 9 भी होती है, ठीक है? तो हम 3 से काट के देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से एक बार, 5 बार नहीं जाएगा 3 से, तो 3 से ये कटेगी नहीं। इसे मिटाते हैं। 5 से काट के देखते हैं, ठीक है? 5 से कटे जाएगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 तो अपने खुद की टेबल से कटता है, तो 7 तो खुद ही कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है? तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड का आंसर निकालते हैं। गुणनखंड हमारे हो चुके हैं। अब इसको हम आंसर के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं आपको बताते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये तो हमारा हो गया जो हमने गुणनखंड किए। अब इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे व्यक्त करेंगे? इसको हम इसकी जो 2 है ना वो सिंगल है, इसकी पावर 1 रहती है। जब भी कोई एक संख्या हो उस पर कोई पावर ना लगी हो तो उसकी पावर 1 होगी हमेशा, ये ध्यान रखना आप। अगर कोई भी संख्या हो, अगर जैसे 5 भी है ना, इसकी पावर 1 रहेगी खुद ब खुद। ये 7 है, 7 की भी पावर 1 रहेगी खुद ब खुद, ठीक है? तो हमारे पास 2 सेम है और एक दोनों की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 और 1 2, तो 2 की पावर 2 जाएगी और गुणे 5 की पावर 1 तो 5, ठीक है? गुणे 7, तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का, ठीक है? तो समझ में आया? आगे चलते हैं फिर।
तो जैसे हमने देखा कि हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 156। दूसरा क्वेश्चन डालते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, 156, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 156 उतारते हैं पहले, फिर जैसे मैंने बताया था आपको वैसे इसके गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 6 है यानी सम संख्या है। 2 से काट के देखें पहले, 2 से कटे आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये फिर से सम संख्या आ रही है यानी 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 निम 18। अब नहीं कटेगा क्योंकि अब ये और यानी विषम संख्या है, तो अब इसको हम किससे काटेंगे? ये 3 से कट जाएगा। देखो कैसे, 3 एकम 3, 3 तुरका 9, यानी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तुरका 9। अभी ना 3 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, अब ये कटेगा 13 से, क्योंकि ये ऑड नंबर तो है, साथ ही ये खुद से अपने आप से कटने वाली यानी स्वयं से कटने वाली संख्या है। क्योंकि 13 किसी के भी पाड़े में नहीं आता है, तो 13 ये खुद से कटेगा, खुद की टेबल से कटेगा। तो 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड तो हमने गुणनखंड तो कर लिए, अब इसके आंसर निकालते हैं, आंसर बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। मैंने बताया था आपको कि कोई भी संख्या हो जिसके पास कोई भी पावर ना हो, उसके पास स्वयं उसके पास एक पावर हमेशा रहती है। यानी 2 के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन इसके पास स्वयं के पास एक पावर है। तो वैसे इसके पास भी एक पावर होगी, इसके पास भी एक पावर होगी, इसके पास भी एक पावर होगी। तो ये दोनों सेम है, तो 2 की पावर 2 जाएगी, और यानी एक प्लस जब कोई संख्या सेम हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो संख्या सेम थी, संख्या उतारी, घातें जोड़ दी, 1 + 2, 1 + 1 यानी 2। ठीक है, अब 3 के पास तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं, तो 3 का 3 ही जाएगी, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये 13। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 38 25 को अभाज्य गुणनखंड करो, यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 38 25 के मतलब पहले क्वेश्चन का ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करते हुए 38 25 इसको सॉल्व हल करेंगे। 38 25। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो पहले से ही ऑड नंबर यानी विषम संख्या आ गई, तो उसको कैसे हल करें? कोई बात नहीं, जब कोई भी ऑड संख्या आ रही है तो हम ऑड से विषम करेंगे स्टार्टिंग में। जब सम संख्या आ रही थी तो हम सम से कर रहे थे, हम ऑड से करेंगे। तो हमारी पहले संख्या ऑड आ रही है, हम पहले इसको देखेंगे ये किससे जा सकती है। 3 से जा सकती है, चेक करें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 और 2 इधर आ गई, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 इधर आ गया, 3 पंजे 15, यानी 3 से चली जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 और 2 बचे, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 3 पंजे 15। अब देखें 3 से चली जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, चली जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 पंजे 15। ठीक है, कट गई। अब चेक करें 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब नहीं कटेगी 3 से, तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 से कट के देखते हैं, क्योंकि वो भी एक विषम संख्या है। तो 5 से कट के देखेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 5 25 कट गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 25 कट गया। ठीक है, तो अब इसे 5 से फिर से कट जाएगी। तो 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे, 3 इधर आ गए, तो 5 सत्ते 35। अब नहीं जाएगी 5 से, कि ये खुद से कटने वाली टेबल आ गई है। 17 खुद के पाड़े से कटता है। 17 किसी का भी मोहताज नहीं है कि वो उसे काट दे आकर। तो 17 अपने आप से कटेगा। 17 की इच्छा होगी वह तभी कटेगा, जब तक उसकी इच्छा नहीं तब तक वो कट नहीं सकता। तो 17 अपने आप की पाड़े से कटेगा, तो 17 से कट जाएगा 17। ठीक है, तो हमारे पास गुणनखंड हो चुके हैं 38 25 के। उसको आंसर निकालेंगे इसका। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आप सोच रहे हो सर इनका गुणा भी हो जाता है, आपने पिछले क्वेश्चंस में नहीं कराया।
मैं कहता हूँ कि इन सभी का गुणा करने पर भी आंसर इसका 38-25 ही आएगा। आप करके देख लेना, इसी वजह से नहीं करा रहा था मैं आपको। इन सभी का गुणा करने पर 38-25 ही आया, क्योंकि हम 38-25 के ही गुणनफल कर रहे हैं। 38-25 के ही हम गुणनखंड किया हमने, तो उनके उनके जो गुणनखंड किए थे उन गुणनखंडों का गुणनफल भी तो 38-25 ही आना चाहिए। तो इनका आंसर भी 38-25 ही आएगा। तो हम इनका गुणनफल का गुणनखंड जो किए उनका गुणनफल 38-25 आएगा। ठीक है, तो अब इनका आंसर निकालते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो जिसके पास पावर ना हो उसके पास एक पावर हमेशा रहती है। ठीक है, तो एक पावर हमने लगा दी है, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया है 5005। ठीक है, इसे हल करेंगे हम। 5005। ठीक है, ये खुद ब खुद और संख्या है तो 5 से जाएगी। ठीक है, 51001। ठीक है, अब ये किससे जाएगी बता सकते हैं आप? अभी 7 से जाएगी, काट के देखो। 7 एकम 7, 3 बचे, 3 इधर आ गया। ठीक है, तो 30 हो गए। 7 चौक 28, 2 बचे, 2 इधर आ गया तो 21 हो गए। 7 तेया 21, कट गया। अब ये 7 से नहीं जाएगी, अब ये जाएगी 11 से। ठीक है, काट के देखो। 11 एकम 11। ठीक है, 11 तिया 33। अब ये 13 तो आपको पता ही होगा, 13 तो राजा है, तो अपने आप ही कटेगा अपने पाड़े से। तो 13 एकम 13। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 गुणे 7 गुणे, ये गड़बड़ हो गई, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई भी संख्या डबल बार नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका होमवर्क में देता हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया है पांचवा क्वेश्चन है इसका 74-29। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ इस पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF और LCM के। इसमें इस क्वेश्चन में एक लाइन दी है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। दो संख्या का गुणनफल राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, पहली बार कर रहा हूँ बोर्ड पर, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। बराबर हुआ HCF यानी मासा गुणे LCM यानी लासा। ठीक है, ये कह रहा है, ये लाइन कह रही है किन्हीं भी दो संख्याओं, मेरा कहने का अर्थ है किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा मासा और लासा के, यानी LCM और HCF के। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा HCF और LCM के। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उनको मैं एग्जांपल एक मिनट रुकना।
सोच रहा हूँ। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, दो संख्या, हम एक काम करते हैं, दो संख्या ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा तो हम एक काम करते हैं आपको समझाने के लिए, दो संख्या हम मान लेते हैं ए गुणे बी, ठीक है, और बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम, ठीक है। अब इससे हम करेंगे क्वेश्चन, एक वैसे ये फॉर्मूला बन गया है, आप ये नोट कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इससे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं जो इसी पर डिपेंड है। मैं लेता हूँ आपको, एक संख्या मानी मैंने 2 और एक संख्या मानी मैंने 3, ठीक है, 2 गुणे 3। अब बराबर इसका एक एलसीएम माना मैंने 2 और एक मारा मैंने 3, ठीक है, एलसीएम 3। अब आप कहोगे सर ये 2 गुणे 3 कैसे आ गया, ये भी 2 गुणे 3 कैसे आ गया। मैं बताऊँ आपको, 2 गुणे 3 तो संख्या है, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम आप कह रहे होगे कि 2 गुणे 3 कैसे आ गया। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है ना, बोर्ड छोटा सा है। 2, पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है, इस लाइन में बिठाते हैं, तो 2 से खुद ही जाएगा और ये तो कट जाएगा नहीं, तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से ये भी खुद जाएगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6। एलसीएम तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं इसी का, 2 का पहले निकालते हैं, ठीक है, 2 से एक बार और 3 का निकालेंगे तो 3 से एक बार। एचसीएफ हमेशा याद रखना, एचसीएफ हमेशा सिंगल सिंगल निकाला जाता है, हमेशा संख्या अलग अलग रखी जाएंगी तब एचसीएफ निकलेगा। 2 गुणे 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 गुणे 3 और 1 गुणे 2 गुणे 3 तो अलग अलग हो गए ना, तो समान तो है नहीं, तो 2 गुणे 3 लिख देंगे, और 1 गुणे 1 तो सेम है, तो उसका हम 1 ले लेंगे, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 6, ठीक है, क्योंकि 6 का गुणा 1 में करें तो 6 ही आता है, तो 6 आंसर हो गया इसका। तो हमारा हमने देखा कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी 2 गुणे 3 हमारी संख्या सही है, ठीक है। तो हमने 2 गुणे 3 संख्या ली थी वो हमारी सही है, ठीक है, तो हम इसका आंसर निकालेंगे अब, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना, मैं इसको इरेज करने के लिए वो लेता हूँ। नोट कर लेना बाद में यूट्यूब वीडियो चलाकर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। हमने दो संख्या मान ली और एचसीएफ एलसीएम भी ले लिए। अब इनका गुणनफल करेंगे तो 6 आएगा, और इसका करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी हमारी जो संख्या थी सेटिस्फाई हो चुकी है ये, ठीक है। तो ये जो लाइन थी ना, वो ये कह रही थी जो दो संख्या है ना, उनका गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। मैंने आपको इतना समझाया कि कोई भी दो संख्या लो आप, तो जब क्वेश्चन करने के बाद आपको चेक करना हो तो कि जब मैंने क्वेश्चन किया है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो उस क्वेश्चन में, आपको कोई समझ में नहीं आया हो पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट कर देना और लाइक भी करते रहना प्लीज़। न्यू चैनल है मेरा, सपोर्ट करना प्लीज़, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वैसे ही मैं आपको इस दूसरे क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पहला दूसरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट का आप घर से करके लेके आएंगे, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी डिटेल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आपका पवन सर आपके सामने खड़ा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको पूरी तरह समझाऊंगा, पूरी तरह संतुष्ट करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है कि HCF और LCM, ठीक है, वही वही प्रोसेस है। पहले हम इसका LCM निकालेंगे, फिर हम इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालें पहले, LCM के HCF। चलो एक काम करते हैं, HCF निकालते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 26। अरे यार गड़बड़ हो जाती है। ये किससे जाएगा, लास्ट की संख्या क्या है, इवन है कि ऑड है, समय कि समय, समय, ठीक है। तो ये 2 से काट के देखते हैं हम, 2 से कट जाएगा, एक बार, 3 बार। अब 13 तो राजा होता है, तो 13 तो अपने आप से ही जाएगा, ठीक है। और वो 91 लास्ट में विषम संख्या है, ठीक है। तो उससे ये किससे जाएगा, 3 से चले जाएगा, देखो किससे काट जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ये, और तो फिर किससे जाएगा ये, 7 से जाएगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 8 9 2 बचे, अरे इधर आ गया तो 21, 7 तिया 21, 13 तो राजा होता है, तो 13 अपने आप से जाएगा, ठीक है। तो उसका हमारा HCF निकालेंगे, तो HCF हो जाएगा HCF बराबर 2 गुणे 13। एक काम करो, आपको जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके देख लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। 2 गुणे 13, तो 2 गुणे 13 पहला लिख लिया मैंने। अब दूसरा लिख लेते हैं, 7 गुणे 13। हमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है ना, तो 13 को 13 लिख लो एक बार बस, ठीक है। और 7 और 2 है, तो 2 गुणे 7 लिख दो, इतना करना है आपको बस। अब इसका गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 26 सत्ते, 26 सत्ते ऐसे करके देख लो, आपको पढ़ा नहीं आता हो। 26 सत्ते, 7 छिंग 42 की 2, 4 कैरी, और 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 182। इसका आंसर हो जाएगा 182। हमारा HCF क्या हो गया, 182, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LCM यानी लसा। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, सॉरी 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 सॉरी, ये LCM हो गया, सॉरी LCM हो गया है, गलती से मैंने LCM कर दिया है, ठीक है। तो आपको HCF बताता हूँ, ठीक है भाई, सब सही है, इतना ही गड़बड़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजाक मत लेना। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 13। जो चीज हमें HCF का अर्थ होता है कॉमन, जो HCF में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन गुणन खंडों में क्या कॉमन दिख रहा है, 13। तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो HCF में अगर है कॉमन चीज़ देखा जाती है। अगर यहाँ पे, अगर मैं आपको कह दूँ, अगर यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 लिखा होता और इसका HCF पूछ रहा होता, तो आप क्या करते, आप ये देखते, सर ये तो कॉमन, कोई इसमें डबल संख्या नहीं है, और इसमें 2 संख्या ये दिख रही हैं, और ये 2 संख्या कॉमन दिख रही हैं, तो कौन क्या करते, 3 गुणे 4 कर देते, तो हमारा 12 आंसर आ जाता, ये हमारा HCF हो जाता, ठीक है। तो ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो मैंने गलती से ऐसे निकाल दिया था, तो परेशान ना होना, आगे करते हैं, ठीक है। ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। हम LCM निकालेंगे, LCM तो मैंने निकाल ही दिया था वैसे, फिर भी आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग तरीका है, और डबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको पहले क्वेश्चन में कराया था कि 26, मैं आप इसी क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। 26 और 91 दोनों मैंने एक ही साथ ले लिए हैं, और एक लाइन खींचूंगा, इससे हम इसको भाग करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे दोनों संख्याओं 2 से काट के देखते हैं, ये तो कटेगी नहीं, ये कट जाएगी, तो पहले इससे को काटेंगे, 2 1 2 2 3 6, और ये कटेगी, तो हम उसको ऐसे के ऐसे रख देंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी 1300 अपने आप से जाएगा, और ये तो अपने आप से जाएगा नहीं, तो किसी और से कटेगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कट रही है किसी से, तो इसको तो हम बाद में काट सकते हैं ना, पहले इसको देखेंगे। ये हमने किससे काट दी, 7 से कट जाएगी, तो पहले हम 7 से करेंगे, क्योंकि हमें गुणन खंडों में सबसे मिनिमम से मिनिमम नंबर लाने होते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि हमने सीधे रख दिए 13, फिर 13 दूनी 26, ऐसा नहीं होता है। हमने मिनिमम से मिनिमम नंबर लाने होते हैं गुणन खंडों में पहले, उसके बाद लास्ट में आप
कोई भी बड़ा नंबर आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले स्टार्टिंग में हमेशा मिनिमम से मिनिमम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कट गया, अब इससे हम काटेंगे 7 से, ठीक है। तो 13 का 13 रह जाएगा क्योंकि 7 से नहीं जाएगा, और 13 कटेगा 13 बार, ठीक है। अब ये 13 13 है, ये दोनों बराबर हो गए, ऊपर से दोनों एक ही पाड़े से कटेंगे क्योंकि राजा होता है तो स्वयं के पाड़े से कटेगा, ठीक है। तो 13 से हम इसे भी काट देंगे, इसे भी काट देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। देखो भैया आ गए, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया था गलती से कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कभी, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई। तो 7 दूनी 14, 14 और 14 गुणे 13 182, यानी इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 182, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम की। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एलसीएफ, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो उसी से अब हमें करके देखना है कि ये 182 आ रहा है, 13 एचसीएफ आ रहा है, ये दोनों मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर वही संख्या बन रही है जो दो संख्याओं गुणा करने पर बनती है, ठीक है। वो हमें चेक करना है, वो हम आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको ना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्या में लिखा था ये, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या बताया था, वैसे वो लैंग्वेज में था, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ए गुणे बी बराबर होगा एच सी एफ गुणे एल सी एम। हमारा वो पिछली संख्या जो हमने इसका एल सी एफ और एल सी एम निकाला था वो क्या आ रहा था, हमारा एच सी एफ आ रहा था 13 और एल सी एम आ रहा था हमारा 182, ठीक है। तो एच सी एफ की जगह पे हम 13 रख देंगे और एल सी एम की जगह पे हम 182 रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। अब हमारी संख्या कौन सी होंगी, संख्या वही होंगी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई थी 26 और 91, यही हमारी ए और बी होगी, ठीक है। तो 26 यहाँ लिख देंगे और गुणे लिखेंगे 91, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारा ये जो जांच है वो जांच में अगर ये बराबर आते हैं तो हमारे एचसीएफ और एलसीएम सही है, अगर ये बराबर नहीं आते तो हमारे एचसीएफ और एलसीएम सही नहीं है। यानी हमारी संख्याओं का गुणा कर किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमारे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होगा अगर गलत आता है तो, ठीक है। तो इसका गुणा करके दिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जगह बना लेते हैं एक साइड में, ठीक है। 13 दूनी 26 की 6, ठीक है। और 2 कैरी बचेगी हो गई, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 104 और 2 106, ठीक है। 4 5 6, ठीक है 6 और 10 कैरी हो गई। तरह कम 13 13 10 13 और 10 10 20 20 होते 23, तो यानी 23 66 इसका आंसर हो गया इसका, ठीक है। और इसका हम करते हैं 26 और 91 का गुणनफल, ठीक है, वो गुणा, ठीक है। तो 26 और 91 गुणा करेंगे 6 2 9 6 54 की 4 और 5 9 दूनी 18 18 5 23, ठीक है। 6 6 और 23 यानी हमारी संख्या सेटिस्फाई है। यहाँ भी 23 66 आ रहा है और यहाँ भी 23 66 आ रहा है, हमारी संख्या सेटिस्फाई हो गई, यानी हमारी संख्या सेटिस्फाई हुई। यानी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। हमारा ये जांच जो थी वो सही हो गई। अगर जांच यहाँ पर गलत होती, अगर यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होती तो ये जो एचसीएफ और एचसीएफ एलसीएम थे वो हमारी संख्याओं के बराबर नहीं होते,
तो हमारी जांच की, मतलब हमारे एचसीएफ और एलसीएम गलत निकले हुए हैं, ठीक है, जिनका ध्यान रखना। अगर हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले और हमें कोई डाउट हो रहा है कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम गलत तो नहीं है, तो हम इससे इसे इससे जांच करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम गलत है कि नहीं, ठीक है। अब हम आगे कोई क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसका 510 और 92। मैंने आपसे कहा था मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट में आपको होमवर्क में दूंगा, तो मैं लास्ट करा रहा हूँ इसको। और आपको जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको होम घर से करके लाना है और कमेंट में उसका आंसर भी देना है, तभी मैं आपको आगे का क्वेश्चन करा पाऊंगा सही से, और जो नहीं आएगा मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92, ठीक है। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम बार में निकालेंगे, गड़बड़ हो जाएगी क्या फायदा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, तो 510 यहाँ पे नहीं, 510 और 92 कैसे कटेगा, दोनों दोनों तरफ सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, और इधर भी 11 थे तो इधर 1 आ गया, तो 2 पंजे 10, 55, 255 हो गए, ठीक है। तो अब इधर करते हैं 2 चौक 8, ठीक है, इधर 12 हो गए, तो 2 छिक्के 12, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे विषम संख्या आ गई, यहाँ पे और संख्या है, तो ये तो कटेंगे नहीं 2 से, तो ये कट जाएगी 2 से, पहले हम इसको काटेंगे उसको बाद में काटेंगे, ठीक है। जो कट रही हो पहले छोटी से छोटी संख्या लानी है, मैं ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो बड़ी संख्या ले आओ, छोटी से छोटी संख्या लेके आनी है हमें। तो उसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ठीक है। अब ये कटेगी नहीं, यहाँ पे 255 रह जाएगा, ठीक है। और ऐसे किससे कटेगी ये बताओ, विषम संख्या है ना सॉरी, 3 से कट जाएगी, चलो 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, ठीक है, 4 बचे 45, 3 से 45, गड़बड़ लग रही है मुझे कोई, 7 से नहीं जाएगा ये, तो 21 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 45, शून्य कट जाएगा 3 से, ये 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। अब कट गई, 3 अट्ठे 24, 1 बचा इधर आ गया, 3 पंजे 15, ठीक है, 23 तो जाएगा नहीं, 23 का 23 रख देंगे हम, ठीक है। आगे करते हैं, अब ये 5 से जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 से नहीं जा सकती है, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35, ठीक है, 23 की 23। अब ये भी राजा है और ये भी राजा है, क्योंकि ये भी खुद के पारी से कटता है और ये भी खुद के पारी से कटता है, ठीक है। तो 17 अपने आप के पारी से कट जाएगा, ये 23 रह जाएगा, और 23 भी अपने पारी से कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा एलसीएम्स का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 दूनी 4, अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे करो, 2 दूनी 4 मेरे साथ, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, शॉर्ट कर लिया करो, और 15 चौक 60, ठीक है। 17 का 60 में गुणा करेंगे, 17 सिंह कितने होते हैं, ऐसे नहीं याद, ऐसे कर लो, तो 60 का गुणा 17 में, 17 0 0, ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है, 0 7 सिंह 42 की 42 रहेगी, और 0 6, ठीक है, 0 2 और 6 4 10, 1 यार 20 हो गए, ठीक है। और क्या है हमारा पास 23, अब इसका 23 में गुणा करते हैं, 23 का गुणा करेंगे 1 यार 20 में, तो 3 0 0, 6 0 1 और 1 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 0 4 0 2, ठीक है, 0 6 4 3 2,
यानी आ गया 23,460। हमारा जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 23,460 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम तो निकाल लिया हमने, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं इसका। ठीक है, हमारा क्या आया था एलसीएम, बताओ। एलसीएम आया था हमारा 23,460। ठीक है, और एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ यहाँ पर लिख देते हैं पहले से। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए 510 का पहले करेंगे, फिर 92 का बाद में करेंगे। ठीक है, 510 करते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, बताओ किससे जाएगा, अभी बताया था मैंने, जल्दी बताओ। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 से 17। ठीक है, 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 से खुद ही चलाएगा। ठीक है, 12 करते हैं। 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 2 तिया, 23 से ये चला गया। एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या बताया था मैंने आपको, 2 गुणे 3 अलग अलग कर लो इनको, और गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और फिर क्या हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 23। मैंने बताया था कॉमन निकाल लो, कॉमन ओनली। कॉमन हमें दिख रहा है 1। ठीक है, और तो कुछ दिख रहा है कॉमन, और ये 23 है ना, हाँ 23 है। ठीक है, और तो कुछ दिख नहीं रहा कॉमन, कॉमन नहीं, और कोई नहीं दिख रहा। कॉमन दिख नहीं रहा, मैंने आपसे कहा था कॉमन जो दिखे उसको फिर हम उतार लेते हैं, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि और तो कोई कॉमन है नहीं है, कॉमन मिलेगा वही तो हम लिखेंगे, तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ की कब लिख देंगे हम 2। ठीक है, अब हम इसकी जांच करके दिखाते हैं आपको। 1 मिनट रुको, मिटा दूँ मैं। समझ में ना आए तो बता देना मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा, कमेंट कर देना मुझे, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इसकी। मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक है, एच सी एफ 2 है, 23,460 हो गया एलसीएम। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 510 गुणे 92 बराबर, इसका गुणा करते हैं पहले, 2 0 0 0, 2 छिंग 12, 1, 2 चौक 8, 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा इसका। ठीक है, 510 और 92 करेंगे गुणा, 510 92, 0 2 10। ठीक है, 0 9 45, 0 2 9 6 4 46 920। हमारी जो आंसर थे वो सही आ रहे हैं, हमारे एचसीएफ और एलसीएम सही हैं। ठीक है, हमारी संख्याएं सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो मैंने ऐसे बताया था आपको, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है जो आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, आपको ये होमवर्क में करके लाना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, आइए करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि कौन सी होती है, बताओगे मुझे आप? अभाज्य गुणनखंडन विधि बताओ।
मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि वो होती है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। हम लोगों ने इतने क्वेश्चन का गुणनफल ज्ञात किए, गुणनखंड ज्ञात किए और उनका आंसर निकाला, वही अभाज्य गुणनखंडन विधि होती है। तो हम इसमें जो अभाज्य गुणनखंड विधि का पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं ओनली हमें। जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही हमें इसमें भी करना है। तो हम इसके पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 की वजह से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना मुझे। 12, 15, 21, पहले हम इसका HCF निकाल देते हैं, ठीक है। 12, 2 चिंग 12, 2 तिया और 3 एकम, ठीक है। और फिर 15, 3 पंजे 15 और 5 से एक बार, ठीक है। अब 21, 3 सत्ते 21 और 7 से एक बार। अब इसका HCF निकालेंगे हम। HCF बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, और 3 गुणे 5, ठीक है, और 3 गुणे 7, ये 5 लिखा है। ठीक, तो उसका कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में कॉमन दिखना चाहिए, ध्यान रखना। तीनों में तो कॉमन सिर्फ यही दिख रहा है मुझे, 3। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम इसका LCM निकालेंगे। 12, 15, 21, 2 सिक्के और 2 15 तो जाएगा नहीं, और 21 भी नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार, 15 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। 3 से एक बार, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, ठीक है। अब ये हम करेंगे, 5 से जाएगा, 5 से एक बार, और ये 7 और 7 रहेगा। 7 से काटेंगे तो ये 1 और 1 चला जाएगा, ठीक है। हमारा LCM क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। LCM निकालेंगे तो हम आएगा 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 गुणे 7, यानी 15 चौक 60 गुणे 7, 7 छिंग 42, यानी 420। ये हो गया हमारा LCM, ठीक है। तो अगर तो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बता देना मुझे, वो लाइक करते रहो बीच बीच में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मैं डाल दूंगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, ठीक। इसे हम करेंगे, पहले इसका HCF निकालेंगे। 17 खुद से जाएगा ये तो, ठीक है। 23 भी खुद से जाएगा, दिखा देता हूँ मैं फिर भी। 23, 29 भी खुद से जाएगा, ये तीनों राजा हैं अपने हाथ में, ठीक। तो LCM क्या, HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा हमारा 17 और ये 23, ये 29, और तो HCF होगा हमारा, कॉमन देखो क्या होगा? बताओ कॉमन क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो संख्या कट रही है उसके साथ में 1 भी लिया जाता है, पर मैं 1 ले नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया है कि
चाहे आप गुणनखंड लोगे और एक का उसमें गुणा करो तो एक ही आना है, आ रहा है कि नहीं आना है, पर मैं उसको ले नहीं आता। ठीक है, आप इसमें लेंगे क्योंकि हमें इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमको इसमें एक को लेना पड़ेगा, इस एक को हमको इसमें लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1, 29 गुणा 1। ठीक है, अब इसमें कॉमन दिख रहा होगा आपको, कॉमन दिख रहा है इसमें एक, जो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एक एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना मुझे, मैं बताऊंगा दोबारा से। 17, 23, 29। ठीक है, ये भी पता तो है, खुद के पार्ट से कटेंगे, खुद के पार्ट कटेंगे तो काटते जाओ सीधे। फिर 17 से काटो एक बार, 23 का 23 रहेगा, 29 का 29 रहेगा, 23 से काटो एक बार, 29 का 29 रहेगा, और 29 से काट दो एक बार। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इसका गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसका गुणा करके दिखाऊं तो दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 29 का गुणा करेंगे हम पहले 23 में, 3 दिन 27 के साथ 2 कैरी। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 2, 6 और 2 8। ठीक है, 2 ने 18, 18 की 8, 1 कैरी, 2 2 दूनी 4 और 4 1 5। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8 8 16, बोलोगी 6, 1 कैरी, ये हो गया 6। अब ये आ गया हमारा 29 और 23 का गुणा करने पर, अब इसका 17 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करो, 7 से 49, 7 7 49 की 9, 4 कैरी। ठीक है, 7 6 42, 42 और 4 46, 46 की 6, 4 कैरी, 7 6 42, 42 और 4 46, 46 की 46। ठीक है, फिर 7 6 और 6। ठीक, 9 7 और 7 14 होते हैं, इसमें से एक कम कर दो, 13, 13 की 3। ठीक है, और एक कैरी, 6 6 12 और 13, 13 की 3, एक कैरी, 6 4 10 और 11। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 11 33 9। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, अब जो इस तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 8 9 25, वो आपके होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, इसको भी मैं करके दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, 8 9 25 अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि किसको इसे कैसे करना है। ठीक है, अब इसके चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ। बुक खोल के बैठना अपनी अपनी बुक में पढ़ो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, क्वेश्चन मेरे पास बहुत छोटा है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझाते भी जा रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है, आप भी पढ़ो अपनी बुक में। HCF 306,657 बराबर दिया है, इस मतलब इन दो संख्याओं का HCF दिया है हमें 9। ठीक है, और LCM ज्ञात करना है इन दो संख्याओं का। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जिसकी सहायता से आप इसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अगर उस दूसरे प्रोसेस पे ले गया तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आपको टाइम लगेगा उसमें, तो आपको सही नहीं रहेगा। आपको मैं दूसरा सूत्र बताता हूँ। ठीक है, रुकिए मैं इसको इरेज कर दूँ पहले। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसका पहले सूत्र बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सूत्र है हमारा, इस बुक में तो बहुत डिफिकल्ट दिया है, पर मैं आपको एक शॉर्ट में सूत्र बताता हूँ, जिसकी सहायता से आप आराम से कर लेंगे। सूत्र हमारा ऐसे नहीं LCM बराबर A गुणे B, दो संख्या। ठीक है, अपॉन में
HCF, ठीक है। ये आपका सूत्र होगा, इससे आप याद रखेंगे, जिसकी सहायता से हम आपके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है हमें, ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 306 संख्या लिख रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, और 657 का HCF है 9 का HCF है, इसका इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है 9, ठीक है। तो हम उसी तरीके से हम इन जो हमें जो प्रोडक्ट दिया है, मतलब जो हमें संख्याएं दी हैं, उन संख्याओं को हम इस सूत्र में रखेंगे। तो आप देखेंगे मैं इस सूत्र में कैसे रखता हूँ, ठीक है। एलसीएम निकालना है हमें, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलसीएम निकालिए। तो हमें क्या करा है, हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम ही निकालना, हमें एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम लिखा है ना, अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो यहाँ पर एचसीएफ होता, यहाँ पर एलसीएम होता, ठीक है। और हमें एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर ए बी, हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है। तो 306 गुणे 657 बट्टे, हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, सॉरी, एचसीएफ दिया है हमें 9, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9 पंजे 45, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 9 चौक 36, नहीं 9 ते 27, ठीक है। 9 से कट जाएगा 3, 27 और 3 बचे 36, ठीक है। 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 तो पूरी तरह कट गया है, तो 34 का गुणा करना पड़ेगा हमको 657 में, 657 में गुणा करेंगे हम 34 का, ठीक है। 7 चौक 28, 28 की 8, 2 कैरी, 4 पंजे 20 और 2 कितने हो गए 22, 22 की 2 कैरी, ठीक है। 4 सिंह 24, 24 और 2 24, 25, 26, ठीक है। आगे करते हैं, 7 ते 21 की 1, 2 कैरी, ठीक है। गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया, 7 का पढ़ा पढ़ दिया मैंने, 3 का पढ़ना था, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, अरे सही था वो, 3 सत्ते 21 होते हैं, 21 की 1, 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 15, 16, 17, 17 की 7, 1 कैरी, 3 छक्के 18, 18 1 19, हमारा आंसर क्या होगा 8, 3 और 7 6 7 7 14, 14 में तो 1 गया 13, ठीक है। 9 10 11 12, ठीक है, और ये 2 12, तो एलसीएम आया है वो है हमारा 22 338, ठीक है, हमारा एलसीएम आ चुका है। अगर इसी तरीके से हमें एचसीएफ ना देके यहाँ पे दिया होता एलसीएम, तो हम यहाँ पर लिख देते एलसीएम, ठीक है, और इधर लिख देते एचसीएफ, ठीक है। तो हम संख्याएं कल निकालें, अगर हमें संख्याएं ना दी होती, संख्याएं निकालनी होती, तो संख्याएं इधर आ जाती, गुणे संख्याएं अपॉन आ जाती, ठीक है। उसका सूत्र मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन हम आगे क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको तीनों सूत्र चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो आपको तीनों सूत्र भी लिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे इस चैनल पर और इस प्रश्नावली में। 5वां क्वेश्चन करते हैं फिर हम। 5वां क्वेश्चन कहता है, 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। इसकी लैंग्वेज है, मैं आपको लैंग्वेज लिखाता हूँ और आप देखिए, ठीक है। इसका लैंग्वेज मैंने अपनी अलग से लिख के रखी है, इसमें तो बहुत डिफिकल्ट दी है लैंग्वेज, मैं आपको अपनी लैंग्वेज दिखाता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज है, यदि किसी संख्या n के लिए राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, तो
एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से भी विभाजित होगी। तो वह 5 से भी विभाजित होगी, ठीक है। आगे बताता हूँ। अर्थात 6n अर्थात 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n ब्रैकेट में 2 गुणे 3 की पावर n है, 2 गुणे 3 की पावर है। 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n के लिए 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, के लिए 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे करते हैं। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। जिसके लिए मैं आपको समझा दूंगा, रुक जाओ। लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो, ठीक है। तो ये है हमारी लैंग्वेज। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, तो आप समझेंगे, ठीक है। लैंग्वेज कह रही है कि यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। अगर वो क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या है, उसकी जो संख्या है n, वो अगर 6 की पावर n के लिए शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से भी विभाजित होगी। यानी मतलब कोई भी संख्या है, यदि मान के चलो आप 8 है, ठीक है। अगर वो 6 की पावर n यानी 6 की पावर n मतलब 8 है, 8 की पावर n है, ठीक है। अगर उसमें अगर वो 5 से विभाजित नहीं होता है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। 0 पर समाप्त होने का अर्थ ही कहता है कि 0 पर समाप्त जब ही होगी संख्या जब उसमें 5 आएगा, लास्ट की जो आखिरी अंक। मेरे कहने का अर्थ ये है,
संख्या 0 पर समाप्त जब होगी जब वो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 10 ले लो आप, ठीक है, 10 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आएगा 0, तो 0 पर समाप्त हो गई। 0 पर समाप्त जब होगी संख्या जब जब वो 5 से विभाजित होगी, इसका कहने का अर्थ ये है, ठीक है। आए देखते हैं, विभाजित होगी अर्थात 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड अर्थात 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, यानी जो 6 है ना, 6 में 2 गुणा 3 आता है, मतलब ये 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, यानी ये संख्या जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या है जैसे 4 है, इसमें ये 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुणे 2 होते हैं, इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो यानी ये संख्या जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। वो ही कहना चाह रहा है कि जो भी संख्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, वो अगर उसमें अगर 5 नहीं आ रहा है तो वह संख्या अगर वो 5 से विभाजित नहीं हो रही है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 6 की पावर n के लिए 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं, जो मैंने अभी आपसे कहा वही चीज कह रहा है वो भी, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। जब तक उसमें वह संख्या 5 से विभाजित नहीं हो तब तक वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर आपको समझ में आया ना, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे फिर से कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करना, मैं उस अब की बार इतना डीपली समझाऊंगा कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। आगे क्वेश्चन करें फिर, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताऊँ, दोबारा बताऊँ, चलो दोबारा बता देता हूँ एक बार, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। यदि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी। अर्थात 6 की पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, ये ध्यान रखना 2 गुणे 3 है, तो 6 की पावर n के लिए 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड, मतलब कोई और गुणनखंड नहीं है। 6 की पावर 6 की जो गुणनखंड है वो 2 और 3 के अलावा नहीं है, वो 5 नहीं आ रहा है इसमें, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जो जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो, ठीक है। और अगर और समझ नहीं आया हो तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। छठवां क्वेश्चन करें आप, छठवां क्वेश्चन पढ़िए आप अपनी किताब में। छठवां क्वेश्चन कहता है व्याख्या कीजिए कि इतना, मतलब 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या कौन सी होती हैं बता सकते हैं आप? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने के साथ साथ किसी भी दूसरे के पाड़े से कट जाए, यानी किसी भी दूसरे पाड़े से विभाजित हो जाए, वह होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाज्य संख्याएं ये क्यों है, तो हम इसके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। आइए करिए। क्वेश्चन है हमारा छठवां, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, और भाई बैठी हुई है मेरी
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, करते हैं। इससे हम करेंगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 13, इसमें क्या दिख रहा है 5 और 5। ठीक है, तो इसमें हम 13 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा। अब मैं बताता हूँ, मैं आपको अटका रहा था, ऐसे नहीं बचेगा। ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे करते हैं। प्लस सही से नहीं है, गुणा लग रहा है। सही है जी, बताओ। अभी भी गलत है ये, अब मैं बताता हूँ सही से। इसका आंसर ऐसे ही निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखो कॉमन ऐसे लेते हैं, 13 मान निकाल लिया। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, तो गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे होगा, देख लेना। समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा समझाता हूँ उसको। हमने उसमें 13 बाहर निकाला। ठीक है, तो 7 हमें अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पे 13 ने इसमें से निकाला तो 13 इधर आ गया, तो इसमें 1 बचेगा ना, तो गुणा 1। इसमें 13 इसमें से भी निकाला तो हमने इधर भी 13 1 बचेगा ना, तो प्लस 1। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे हम। 13 इधर करते हैं। ठीक है, 11 सत्ते 77 प्लस 1, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 77 में तो 77 ही आएगा। तो 77 प्लस 1 78 आ गया है, तो 13 गुणे 78। ठीक है, इसको गुणा करेंगे इसका। 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 4 की 4 10 हासिल हो गई, मतलब कैरी। 13 सत्ते कितने होते हैं 91 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आया, ऐसे कर लो 1 और 1 10 101 आया, तो 101। ठीक है, आंसर हो गया ये। ठीक है, अब आगे करते हैं। इसे भी ऐसे करेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या कॉमन लिख रहा है 5 5 5 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब 7 गुणे 6 गुणे इधर 5 निकल गया तो 1 बचेगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे बचेगा। ठीक है, अब इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। करो गुणा 7 6 42, ऐसे करते हैं। ठीक है, 4 3 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो 42 और 24 का गुणा करते हैं हम। ठीक है, 42 और 24 24 दूनी 48, 48 की 8। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो सिंगल कर लेना, मैं तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ सिंगल कर दूँ, सिंगल कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 10 8 9 8 9 10। ठीक है, 1008। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1008 प्लस 1। ठीक, 5 गुणा करेंगे हम उसमें, ये हो गया हमारे 1009। ठीक है, इसका गुणा करने पर कितना आएगा, इसका गुणा करने पर आएगा 5 9 45 की 5। ठीक है, 4 हासिल हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हो कोई, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, इधर 0 5 कम 5 5 यार 45, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझाऊँ, समझ में आया कुछ, बताऊँ, कोई गड़बड़ हो तो बता देना मुझे। गलती भी आती है, पहली बार कर रहे हैं, आपको पहली बार समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है बता देना। अब इसके बारे में अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, वो क्या कह रहा था कि व्याख्या कीजिए। हमने अभी इसका आंसर निकाला, हमने इसकी व्याख्या नहीं की है, इसकी हम व्याख्या करेंगे।
तो व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या हम ऐसे करेंगे, इसमें जगह तो है नहीं है पर मैं आपको फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, आप देखो, ठीक है। इसका जो ये आंसर आया उसमें ये आई 4, ये 4 क्या होती है? सम संख्या, विषम संख्या, 4 होती है सम संख्या। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये सम संख्या है, सम संख्या मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना आप। सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, इसलिए यह अर्थात इसलिए अर्थात यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यह एक सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित होगी, यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जब तक इसमें आखिरी का अंक सम आता रहेगा तब तक ये संख्या 2 से विभाजित होती रहेगी, ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको इसकी व्याख्या करेंगे हम। इसमें आखिरी का अंक क्या है? विषम, तो उसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या होगी, यह एक विषम संख्या है, इसलिए यह 5 से विभाजित गला खराब है मेरा, विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, इसलिए अर्थात यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यह 5 से विभाजित होगी तो यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। आखिरी का अंक इसका क्या है? विषम। इसमें आखिरी का अंक क्या है? सम, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, तो आपको मैं दोबारा से समझाऊंगा। ये मैं हर क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा नया प्लेटफॉर्म है। मैं किसी भी बच्चे को संतुष्ट, मैं हर एक बच्चे को संतुष्ट करना चाहता हूँ, हर एक बच्चे की परेशानी खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से बताऊँगा, ठीक है। हमारे यहाँ क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे 7वां, ठीक है। 7वां क्वेश्चन करते हैं हम। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपनी किताब में देखें और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक खेल का मैदान है और खेल के मैदान जो है, खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार का पथ है, मतलब एक वृत्ताकार गोला। जैसे हम आर्मी के लोग देखे हैं ना, आर्मी के स्टूडेंट, आपने उनको देखा होगा, वो वृत्ताकार पथ पर ही वो रनिंग करते हैं। जैसे कि वो अपनी रनिंग के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, वो वृत्ताकार पथ पर ही करते हैं, वैसे उसी प्रकार से एक पथ है। वो कह रहा है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं। क्वेश्चन को हम ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, ठीक है। हमें देखना है क्वेश्चन क्या क्या रहा है, समझना है क्वेश्चन ओनली बस, ठीक है, ध्यान रखो। पहले हम मान लेंगे सोनिया, नहीं रुको 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 बताता हूँ तुमको। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सोनिया को
एक चक्कर लगाने में लगे मिनट, एक चक्कर लगाने में लगे मिनट। मैं पूरी लैंग्वेज इसलिए लिखी कि मैं आपको पहली बार करा रहा हूँ, अगर मैं दूसरी बार करा रहा होता तो मैं आपके लिए लैंग्वेज नहीं लिखता। ठीक है, तो कितने मिनट लगे एक चक्कर लगाने में? उसे लगे 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। दूसरा कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को, ठीक है, अब इसमें मैं ऐसे कर दूंगा, कितने लगते हैं? 12 मिनट। ठीक है, तो कहता है लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी वो कह रहा है एक ही स्थान एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो जो दोनों हैं, ये दोनों हैं सोनिया और रवि, वो दोनों एक साथ एक ही स्थान पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? इसका एक सिंपल सा मेथड बताऊं मैं आपको इसको हल करने के लिए। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर ये है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब मेरे पास इसके बहुत सारे तरीके निकालने के लिए, पर आपको इस चैप्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इस चैप्टर के हिसाब से कराऊं तो इसका आंसर ऐसे निकाला जा सकता है कि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो अगर हम दोनों के एलसीएम यदि हम दोनों के जो दोनों है ना, वो दोनों 18 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं, एक 18 मिनट में एक 12 मिनट में। यदि हम दोनों का 18 का 12 का एलसीएम यानी गुणनखंड कर दें, अगर यानी हम गुणनखंड कर दें, जैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, और 2 से 3 बार, और 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, और 3 से 1 बार। अगर हम इनके गुणनखंड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है एलसीएम में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 9 36। तो इसका जो आंसर आता है वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो कह रहा था तो अगर वो अलग अलग कहता तो हम इनके अलग अलग निकालते हैं, इसमें हम अलग अलग निकालने पड़ते हैं, हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, HCF निकालते हैं उसका। अब वो कह रहा कि वो दोनों एक ही स्थान पर पुनः एक साथ मिलेंगे। अगर वो अलग अलग मिलते तो हम उनका HCF निकालते, अगर वो एक ही स्थान पर एक साथ मिलेंगे तो हम उनका LCM निकालेंगे। तो LCM निकाला हमने तो 36 आ रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि वो सोनिया और रवि जो है, सोनिया प्लस रवि जो है, वो दोनों कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। तो सोनिया और रवि है ना, वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। सोनिया और रवि जो है वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वो दोनों के बारे में कह रहा है, एक के बारे में नहीं कह रहा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि वो दोनों के बारे में कह रहा है। दोनों एक साथ एक ही स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो अगर वो हमसे कहता कि अलग अलग वो दोनों कितने समय बाद किस स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद कौन कहाँ होगा, तो हम उसका HCF निकालते। अब वो हमसे कह रहा है कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, तो हम उनका LCM निकालेंगे। तो हमने उनका LCM निकाला 18 और 12 का, जो हमें पहले दिया गया था, उन दोनों का एक चक्कर लगाने में एक वृत्ताकार पथ पर।
तो हमने उन दोनों का जो एलसीएम निकाला, उसका जो एलसीएम आ रहा है वो हमारा 36 आ रहा है। तो यानी वो क्या, तो वो दोनों जो हैं रवि और सोनिया जो हैं वो एक साथ पुनः एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताओ कमेंट करके। और अब इससे आगे की जो प्रश्नावली है वो मैं आपको कल बताऊंगा, यानी कल कराऊंगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। अपना प्यार हमारे लिए बढ़ाते रहें, इतनी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अगर और मैं अपनी आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपके लिए और इम्प्रूवमेंट करूँगा अपने अंदर, और अच्छे से तैयारी कराऊँगा आपकी, और अच्छे से समझाऊँगा आपको मैं। धन्यवाद। मैं आपका पवन सर, कल मिलेंगे। थैंक्स।